बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप सभी को याद तो है ना बच्चों कि एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने पाठ्यपुस्तक यानी कि किताब से भी उन पाठों को पढ़ना होता है जो भी आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले भी आप सभी इस काम को कर रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 11 के फिजिक्स यानी कि भौतिकी में जो पाठ हम पढ़ रहे थे, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, उसी के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। उसके बाद कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को शुरू करेंगे और फिजिक्स में भी एक नया पाठ किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र पाठ को शुरू करेंगे। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग को पढ़ेंगे और उसके बाद लोटनिक गति के बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं। अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग को समझते हैं। किसी बिंदु के परितः कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर उस निकाय पर उसी बिंदु के परितः लिए गए कुल बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। जब कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इस प्रकार निकाय के कुल कोणीय संवेग की व्यापक समीकरण होगा L बराबर सिग्मा I शुरू होगा 1 से N तक RI गुने PI। दोस्तों, प्राप्त समीकरण को सरलतम पदों में लाकर फिर पिंड के सभी कणों के लिए इसके जोड़ निकालेंगे तथा पूरे पिंड के लिए L प्राप्त करेंगे। दोस्तों, एकाकी कण के लिए समीकरण होगा L बराबर R गुना P। अब चित्र को देखिए। घूर्णन करती वस्तु के किसी विशिष्ट कण का स्थितिज सदिश OP बराबर R है, इसलिए समीकरण R बराबर OC जोड़ CP हो जाएगा, क्योंकि P बराबर mv होता है जो हम जानते हैं। इस प्रकार समीकरण हो जाएगा L बराबर OC गुना mv जोड़ OC गुना mv। अब दोस्तों, P पर कण के रेखीय वेग v का परिणाम v बराबर ओमेगा r लंबवत, जहां r लंबवत CP की लंबाई या P की घूर्णी अक्ष के लंबवत दूरी को बताता है। v कण द्वारा बनाए गए वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश है। आप इसे चित्र से देख सकते हैं। अब दाहिने हाथ के नियम द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि CP गुना v अचल अक्ष के अनुदिश है। दोस्तों, घूर्णन अक्ष को काई सदिश के सदिश के अनुदिश व्यक्त करने पर हमें कुछ समीकरण मिलेगा। CP गुना mv बराबर r लंबवत ब्रैकेट में mv गुणित k सदिश बराबर m r लंबवत का स्क्वायर ओमेगा k सदिश, चूंकि v बराबर ओमेगा r लंबवत होता है। अब दोस्तों, इस प्रकार हम जांच सकते हैं कि OC गुना v अचल अक्ष के लंबवत है, यानी कि z अक्ष के अनुदिश L के घटक से Lz से दर्शाने पर हमें कुछ समीकरण मिलेगा। Lz बराबर CP गुना mv बराबर m r लंबवत का स्क्वायर ओमेगा k सदिश तथा L बराबर Lz प्लस OC इंटू mv। अब दोस्तों, पूरे पिंड का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए हमें इसके सभी कणों के लिए Li के मानों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि
I का मान 1 से n तक रखना होगा। तो समीकरण कुछ ऐसा होगा, L बराबर सिग्मा एल आई बराबर सिग्मा एल आई जेड प्लस सिग्मा ओ सी आई गुना एम आई वी आई। अब जेड अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत एल के घटकों को हम एल जेड तथा एल लंबवत से दर्शाते हैं। अब समीकरण कुछ ऐसा होगा, एल लंबवत बराबर सिग्मा ओ सी आई गुना एम आई वी आई, जहाँ एम आई तथा वी आई आयवे कण के द्रव्यमान तथा वेग को बताता है तथा सी आई कण द्वारा बनाए गए वृत्त का केंद्र को दर्शाता है। दोस्तों, समीकरण को आगे हल करने पर हमें समीकरण मिलेगा एल जेड बराबर सिग्मा एल आई जेड बराबर ब्रैकेट में सिग्मा आई एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा के सदिश, या एल जेड बराबर आई ओमेगा के सदिश, क्योंकि आयवे कण की अक्ष से लंबवत दूरी आर आई है एवं घूर्णन अक्ष की परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा। समीकरण I बराबर सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर। दोस्तों, अब पिछले भाग के समीकरण को समय के आधार पर अवकलित करते हैं, क्योंकि के सदिश एक अचर सदिश है। समीकरण कुछ ऐसा होगा, g बटे डी टी ब्रैकेट में एल जेड बराबर ब्रैकेट में डी बटे डी एल ब्रैकेट में आई ओमेगा गुणित के सदिश। पिछले भाग के एक और समीकरण के अनुसार डी एल बटे डी टी बराबर टाउ होता है। अब जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा है, एक अचर अक्ष के परितः घूर्णी पिंड के लिए बाह्यबल आघूर्णी के केवल उन्हीं घटकों पर विचार करने की आवश्यकता है जो घूर्णी अक्ष के अनुदिश होते हैं, यानी कि डी एल जेड बटे डी टी बराबर टाउ के सदिश होता है और डी एल लंबवत बटे डी टी बराबर 0 होता है। अतः अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का अचल अक्ष के लंबवत कोणीय संवेग का घटक अचर है। दोस्तों, पिछले भाग के समीकरण के अनुसार d बटे डी टी गुणित आई ओमेगा बराबर टाउ होता है। अब यदि जड़त्व आघूर्ण I समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो क्या होगा? समीकरण कुछ ऐसा होगा, d बटे डी टी गुणित आई ओमेगा बराबर आई डी ओमेगा बटे डी टी बराबर आई अल्फा और टाउ बराबर आई अल्फा हो जाएगा। आइए दोस्तों, कोणीय संवेग का संरक्षण को समझते हैं। दोस्तों, कोणीय संवेग के संरक्षण को एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन तक सीमित रखते हैं। अब यदि बाह्य बल आघूर्ण 0 है तो समीकरण कुछ ऐसा होगा, एल जेड बराबर आई ओमेगा बराबर अचरांक होगा। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में कोणीय संवेग के बहुत सारे उदाहरण को देखने को मिलता है। इसे आप अपने मित्र के साथ मिलकर यह प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक घुमाव कुर्सी पर बैठिए और अपनी भुजाएं मोड़े रखिए और पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर रखिए। अपने मित्र से कहिए कि वह कुर्सी को तेजी से घुमाए जबकि कुर्सी पर्याप्त कोणीय चाल से घूम रही हो। अब आप अपनी भुजाओं को क्षैतिज दिशा में फैलाइए तो परिणाम क्या होगा दोस्तों? आप यह महसूस करेंगे कि आपकी कोणीय चाल घट जाती है। अब यदि आप अपनी भुजाओं को फिर शरीर के पास ले आए तो कोणीय चाल फिर से बढ़ जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोणीय संवेग का संरक्षण स्पष्ट होता है। आइए दोस्तों, कोणीय संवेग के संरक्षण के कुछ उदाहरण चित्र से समझते हैं। एक सर्कस का कलाबाज और एक गोताखोर इस सिद्धांत का बखूबी लाभ उठाते हैं। इसके अलावा स्केटर्स और भारतीय या पश्चिमी शास्त्रीय नृतक जब तक पैर के पंजे पर घूर्णन करते हैं तो वे उस सिद्धांत संबंधी अपने असाधारण प्रावीण्य का प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, लोटनिक गति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में दिखाई पड़ने वाली सर्वाधिक सामान्य गति
लोटनिक गति होती है। यातायात में इस्तेमाल होने वाले सभी पहियों की गति लोटनिक गति होती है। दोस्तों, हम पहले यह जान चुके हैं कि लोटनिक गति घूर्णन एवं स्थानांतरण का संयोजन होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और हम यह भी जानते हैं कि कणों के किसी निकाय की स्थानांतरण गति उसके द्रव्यमान केंद्र की गति होती है। आइए दोस्तों, लोटनिक गति को चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक समतल सतह पर एक चक्की की लोटनिक गति चक्की का द्रव्यमान केंद्र VCM वेग से चलता है। अब चक्की C से गुजरती अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब दोस्तों, VCM बराबर R ओमेगा होता है, जहां R चक्की की त्रिज्या होती है। अब P0 पर घूर्णन के कारण रेखीय वेग VR स्थानांतरीय वेग VCM के ठीक विपरीत दिशा में है, और यह VR बराबर R ओमेगा होता है, जहां R चक्की की त्रिज्या होती है। यहाँ P0 तात्क्षणिक रूप से विरामावस्था में है और समीकरण VCM बराबर R ओमेगा होता है। अतः किसी चक्की या बेलन की बिना फिसले लोटनिक गति की शर्त है, जिसे समीकरण से कुछ ऐसे लिखे जा सकते हैं, VCM बराबर R ओमेगा। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि चक्की के शीर्ष बिंदु P1 के वेग V1 का परिमाण है और VCM प्लस R ओमेगा या 2VCM, और इसकी दिशा समतल सतह के समानांतर। आइए दोस्तों, लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा को समझते हैं। दोस्तों, लोटनिक गति की गतिज ऊर्जा कणों के निकाय के विशिष्ट स्थिति को दर्शाती है, जिसके अनुसार हम निकाय की गतिज ऊर्जा यानी कि K को द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा यानी कि mv²/2 और निकाय के द्रव्यमान केंद्र के परितः गति की गतिज ऊर्जा K' के योग के रूप में समझते हैं। अर्थात समीकरण होगा K बराबर K' जोड़ mv²/2। अब दृढ़पिंड के लिए K' बराबर I ओमेगा²/2 है, जहां I एक सरोकारी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण को बताता है। इस प्रकार लोटनिक गति करते पिंड के लिए समीकरण कुछ ऐसा होगा, K बराबर 1/2 I ओमेगा² जोड़ 1/2 m VCM का स्क्वायर। अब दोस्तों, I बराबर mk² समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो हमें नया समीकरण मिलेगा, K बराबर 1/2 गुना mk² VCM का स्क्वायर बटे R² जोड़ 1/2 m VCM का स्क्वायर, या K बराबर 1/2 m VCM का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k² बटे R²। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, सबसे पहले हम अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग को समझा और उसके बाद लोटनिक गति के बारे में भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अध्याय कणों की निकाय तथा घूर्णी गति का प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आयनन एंथैल्पी से। आंतरिक डी कक्षकों के भरने के साथ नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण श्रेणी में बाएं से दाहिनी ओर बढ़ने पर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एंथैल्पी में वृद्धि होती है। संक्रमण तत्वों की श्रेणी में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन असंक्रमण तत्वों की श्रेणी से कम होता है। 3D श्रेणी की धातुओं की प्रथम आयनन एंथैल्पी की अनियमित प्रवृत्ति का यद्यपि कोई खास रासायनिक महत्व नहीं है, फिर भी यह स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने से 4s तथा 3D कक्षकों की अपेक्षित ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है। हम जैसे जैसे 3D श्रृंखला के आवर्त में बढ़ते हैं तो स्कैंडियम से जिंक की ओर जाने पर नाभिक का आवेश बढ़ता है, परंतु इलेक्ट्रॉन आंतरिक उपकोष के कक्षक यानी 3D कक्षक में जाते हैं। यह 3D इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए नाभिक आवेश से उस स्थिति के मुकाबले कुछ अधिक प्रभावी ढंग से परिरक्षित कर सकते हैं जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को परिरक्षित करते हैं। अतः परमाणविक त्रिज्या कम तेजी से घटती है, इसलिए 3D श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनी ऊर्जा में मामूली वृद्धि होती है। 2 या अधिक धन आवेश वाले आयनों का विन्यास D⁻n होता है तथा 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सामान्यतः द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति की अपेक्षा होती है, क्योंकि एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश के प्रभाव से परिरक्षित नहीं करता। इसका कारण डी कक्षकों की दिशा का भिन्न होना है। आयनन एंथैल्पी का मान प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के नाभिक की ओर आकर्षण, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण और विनिमय ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा स्तर के स्थायित्व के लिए विनिमय ऊर्जा उत्तरदायी होती है। विनिमय ऊर्जा अपभ्रष्ट कक्षकों में समदिश प्रचक्रणों के कुल संभव युगलों के लगभग समानुपाती होती है। जब अपभ्रष्ट कक्षकों में अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर वह होता है जिसमें अधिकतम कक्षकों में समदिश प्रचक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारा हुंड का नियम है और ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा अपने तीसरे अध्याय में, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर था। विनिमय ऊर्जा का हल्स होने से स्थायित्व बढ़ता है और स्थायित्व बढ़ने से आयनन कठिन हो जाता है। D⁻6 विन्यास में विनिमय ऊर्जा का हल्स नहीं होता। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं। अभी आपके सामने जो चित्र आया है वो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैंगनीज का जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 3d5 होता है। अगर मैंगनीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसके 4s सबशेल से निकलता है, तो Mn+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो 4s1 3d5 बनता है। वहीं हम बात करें Cr की, जो कि क्रोमियम है, क्रोमियम का आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है। अगर आप यहाँ पर Cr+ बनाओगे तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और Cr+ बन जाएगा। अब अगर आप देखो तो Cr+ में जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 होगा, जो कि एक हाफ फिल्ड शेल है और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है क्रोमियम प्लस आयन को। वहीं अगर आप बात करो तो मैंगनीज का जो Mn+ आयन बना
उसमें जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 4s1 3d5 था। तो यहाँ पर 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, क्रोमियम स्टेबल है, स्टेबल होने की वजह से उसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होगी Mn+ के मुकाबले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। अभी आपके सामने एक टेबल आई होगी, इसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक जितने भी हमारे प्रथम श्रेणी के एलिमेंट होते हैं उन सब के जितने भी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम में +3, उसके बाद वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ते जाते हैं। स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद है, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर है वो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और आखिरी में जब हम जिंक में पहुंचते हैं तो दोबारा से हमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैंगनीज जो है वो +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम पाई जाती है। इसका कारण तत्वों में परित्याग्य या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता अथवा तत्वों के संयोजकता कोश में d इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या है। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के आरंभ में स्कैंडियम वास्तविकता में अज्ञात है तथा Ti2 या Ti3 की तुलना में Ti4 अधिक स्थायी है। श्रेणी के दूसरे छोर पर जिंक की एकमात्र ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जो कि संक्रमण तत्वों की एक विशेषता है, का कारण है अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहे। ये हमने बात करी ऑक्सीकरण अवस्था की। अब हम बात करेंगे M2+ बटा M मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियों की। तो अभी आपके सामने एक टेबल आया होगा, इसमें Ti से लेके जिंक तक जितने भी हमारे प्रथम श्रेणी के एलिमेंट होते हैं उनमें जो Mn2 से Mn में जाने का मानक इलेक्ट्रोड विभव लगता है उसकी वैल्यू उस टेबल में आपको दी हुई है। आप यहाँ पर वेरिएशन देख सकते हैं और इस वेरिएशन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जनरली इसका जो ट्रेंड होता है वो कुछ एक फिक्स ट्रेंड नहीं होता। आप देख सकते हैं पहले ये नीचे की ओर जाते हुए घट रहा है और फिर क्रोमियम से जब हम मैंगनीज में जाते हैं तो ये बढ़ता है, फिर घटता है और फिर घटता ही चला जाता है और फिर ये निकल के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू होता है। इसका एक ग्राफ भी आपकी बुक में मौजूद है, आप चाहें तो उस ग्राफ को भी जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे M3+ बटा M2+ मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियों की। इसका भी कुछ सेम ही ट्रेंड होता है। आप देख सकते हैं M3+ से M2+ के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव हैं वो Ti से लेके कोबाल्ट तक ही मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं Ti के बाद ये कम होता है, वेनेडियम में कम होता है, फिर वेनेडियम के बाद ये बढ़ना शुरू होता है और फिर ये मैंगनीज तक बढ़ता है, उसके बाद कम होता है और फिर बढ़ता है। तो इसका भी कोई एक फिक्स ट्रेंड नहीं है। आप चाहें तो इन वैल्यूज को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और आप इस पर बेस्ड एक ग्राफ भी बना सकते हैं जिससे आपको इसकी जो प्रवृत्ति है वो और अच्छे से दिखेगी। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पढ़ा और आखिरी में मानक इलेक्ट्रोड विभवों में प्रवृत्तियां पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ आई होंगी और यह सुझाव दूंगा कि आप इन चीज़ों को दोबारा से रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़िएगा। आने वाली वीडियो में हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे और अन्य भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का दूसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे गोलीय दर्पण को और जानेंगे इन दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है और इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम दर्पणों की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिनसे होने वाले प्रकाश के परावर्तन को हमने पिछले वीडियो में जाना था और देखा था कि इस प्रकार के दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के दर्पण जो कहे जाते हैं गोलीय दर्पण, जो कि दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण में दर्पण की दबी हुई सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे उसकी उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों, किसी चम्मच की उभरी हुई सतह को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो वह एक उत्तल दर्पण के जैसे कार्य करेगी। दूसरे प्रकार के दर्पण जो कहे जाते हैं अवतल दर्पण, उनमें उभरी हुई सतह को पॉलिश कर दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, जैसे कि चम्मच की दबी हुई सतह एक अवतल दर्पण जैसी होती है। तो दोस्तों, इन दोनों ही प्रकार के दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त बिंब की प्रकृति वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है और इसी कारण से अलग अलग दूरियों पर अलग अलग प्रकार के बिंब बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे, दर्पण से कितनी दूरी पर और किस प्रकृति के बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की, जिसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु दर्पण से अत्यधिक दूर यानी कि लगभग अनंत दूरी पर है। तो ऐसे में अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगी और ऐसी किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रकाश तो परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आप देखें तो यह दर्पण के पीछे यानी कि पॉलिश हुई सतह की ओर होता है। तो ये किरणें दर्पण के अंदर नहीं जाती, किंतु यदि हम परावर्तित होती किरणों को इस दिशा में बढ़ाएं कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि प्रतिबिंब इस फोकस पर ही बनेगा। और क्योंकि इस बिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात हमें केवल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये किरणें आपस में मुख्य फोकस पर मिलती हैं। इसलिए ये प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब होगा, जिसका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा यानी कि बिंदु आकार का होगा। इसके अतिरिक्त ये प्रतिबिंब सीधा होगा। अब मान लीजिए कि हमने वस्तु को अनंत दूरी से उठाकर दर्पण के सामने कहीं रख दिया है, तो इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा होगा और ये प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच में कहीं बनता है। दोस्तों, अगर हम उत्तल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग देखें तो ये दर्पण गाड़ियों में पार्श्व दर्पण के तौर पर उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होते हैं और बिंब का एक छोटा आकार होने के कारण एक छोटे से दर्पण से काफी क्षेत्र को इनमें देखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण द्वारा होने वाले प्रकाश के परावर्तन को। इसमें भी हम मान लेते हैं कि वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है, तो इसमें
हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है जिसमें ये एक प्रकाशिक अक्ष है जिस पर मुख्य फोकस F और प्रकाशिक केंद्र C है। अब एक ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं जो कि अनंत दूरी पर है, जैसे कि सूर्य। तो दोस्तों ऐसे ही किसी अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती हैं, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी कि इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है क्योंकि इस प्रतिबिंब को दर्पण के फोकस पर कोई पर्दा लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक होने के साथ साथ ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और यदि इसका आकार देखें तो ये प्रतिबिंब बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु के आकार का होता है। आइए अब दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम वस्तु को अनंत दूरी से हटाकर किसी निश्चित दूरी यानी कि वक्रता केंद्र C से परे रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु से छोटा होता है। आइए दोस्तों अब तीसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम वस्तु को दर्पण के और पास यानी कि वक्रता केंद्र C पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। आइए अब बात करते हैं चौथी स्थिति की, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के और पास यानी कि वक्रता केंद्र C से आगे अर्थात C और F के बीच में कहीं पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब C से पीछे बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। इसके अलावा इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के समीप लाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता जाता है। आइए अब बात करते हैं पांचवी स्थिति की, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस F पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर आती हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बहुत दूर यानी कि अनंत दूरी पर बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। आइए अब जानते हैं छठी और अंतिम स्थिति, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के बेहद पास यानी कि मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच कहीं मान लेते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से दूर जाती दिखाई पड़ती हैं। अर्थात इस स्थिति में ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को दर्पण के आगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, किंतु यदि हम इन परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करती दिखाई पड़ती हैं। यानी कि इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो सीधा होने के साथ साथ आभासी होता है और इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। दोस्तों इन दर्पणों से बनने वाली भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों के आधार पर इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये दर्पण ध्रुव के पास रखी वस्तु का एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये प्रतिबिंब फोकस पर रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और अनंत दूरी पर बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें विभिन्न प्रकार की लाइट जैसे कि टॉर्च या फिर गाड़ी की लाइटों में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी विषय के साथ
खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने गोलीय दर्पण, जो संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। इसके बाद हमने देखा इन दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन, इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति को जानकर, और इसके अतिरिक्त इन दर्पणों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। इस अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कुछ और विषय, दर्पण समीकरण और आवर्धन को। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग
घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। शीला, ऊंची कूद। मयूरी, लंबी कूद। सुनीता,
लंगड़ी टांग। और रीटा 100 मीटर दौड़। चलो बच्चों। अरे रीता चल, क्या हुआ? घर नहीं जाना? ये देख, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? ओह, अरे बुद्धू, ऐसे कैसे मर जाओगी? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा मुंह फुला लिया। ये तो मेरे साथ भी होता है और इसके साथ भी। चल, रास्ते में सब समझा। अरे रुको 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 रुको, एक पहेली सुलझाओगी? तो कैसी सहेली है यार, इस हालत में भी पहेली? हाँ यार रुखसार, कैसी सहेली है तू? तू तो चुप ही करा। रीटा, जो तेरे साथ अभी हुआ कुछ समझ आया? नहीं तो हुई ना ये भी एक पहेली। देख, तू मेरी पहेली सुलझा तो तुझे ये पहेली भी समझ आ जाएगी। देखो, कैसा ये रिश्तेदार जो हर महीने आता, इसके स्वागत में हुलिया बदल जाता, जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। मेरे मामा हो सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे मौसा। नहीं, फिर कौन? चलो, तुम्हें ना तुम्हारी आंगनवाड़ी भाभी ही समझाएगी। हाँ चलो जल्दी। भाभी, इतना भी भाव मत खाओ ना, बताओ ना। अरे खीर थोड़ी है जो फटक से परोस दूं। अच्छा चलो, मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। मालती रोज अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाती और हंसते खेलते घर वापस आती। एक दिन जब वह घर से बाहर ही नहीं निकली, तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? सिसकी लेते हुए मालती ने अपनी कुर्ती पर लगा लाल धब्बा दिखाया। माँ ने समझाया, अरे इसे कहते हैं महीना। ये वो रिश्तेदार है जो हर महीने आता और इसके पहले ही स्वागत में हुलिया बदल जाता। फिर मालती की माँ ने उसके हाथ में आईना थमाया और बोली, देख, चेहरे पर ये मुहासे, बढ़ती छाती, बगल के बाल और तेज बढ़ता कद। ऐसे बदल जाता है हुलिया? बाहरी बदलाव के साथ साथ शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं। अंदर भी? समझाती हूँ। जन्म से ही हर लड़के के पेट के नीचे वाले भाग में अंदर की तरफ कुछ अंग होते हैं जिन्हें स्त्री प्रजनन अंग कहते हैं। इनमें से 2 अंग थैलियों जैसे होते हैं जिन्हें अंडाशय बोलते हैं। ये अंडाशय लाखों छोटे छोटे अंडों से भरे होते हैं। जब लड़की 9 से 10, 11 से 12 या 13 से 14 साल की हो जाती है ना, तब इन अंडों को घूमने का मन करता है। हर महीने एक अंडा किसी एक थैली में से निकलता है और एक अंडवाहिनी से होकर पहुंच जाता है बच्चेदानी यानी गर्भाशय तक। अच्छा सुनो, बच्चेदानी वो अंग है जिसमें गर्भ धारण होने पर बच्चा पलता है। बच्चेदानी के अंदर एक मोटी गुदगुदी परत बन जाती है ताकि अगर बच्चा ठहर जाए तो इस गुदगुदी परत में सुरक्षित रहे। यदि अंडाशय से निकलने के 2 दिन के अंदर अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से हो जाए तो गर्भ धारण हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। भाभी, क्योंकि मैं छोटी हूँ और स्कूल जाती हूँ, है ना? बिल्कुल सही, क्योंकि अंडे का मिलन पुरुष के शुक्राणु से नहीं होता, वो निकल जाता है और बच्चेदानी को परत की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए ये खून की परत धीरे धीरे टूट के गिरने लगती है और बाहर निकल आती है। इसी प्रक्रिया को महीना कहते हैं। ओह, तो जो हर महीने निकलता है वो खून की परत है? और ये प्रक्रिया अलग अलग लड़कियों में 3 से लेके 7 दिन तक चल सकती है। देखो, ये महीना है और ये हर महीने आएगा।
और ये बिल्कुल आम सी बात है। बाप रे बाप, अब जाके जान में जान आई। मैंने तो सोचा था कि मैं मरने वाली हूँ। चलो, मरना तो कैंसिल, पर मैं दौड़ तो पाऊंगी ना? बिल्कुल। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रो रहे तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू, ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी, नहीं मैं सुलझाऊंगी, मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी, अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।